हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आज लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हमें ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स और टाइप ऑफ आरएनए जैसे टॉपिक को पढ़ना है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं और प्रॉपरली देख पा रहे हैं, तो एक बार ओके लिखिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बेटा गुड इवनिंग सबको। हेल्थ ठीक है कुछ मेरी अब, और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप ओके लिखिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ाई एकदम प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, हाँ। और बेटा मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, आपके जो हैंड रिटन नोट्स मुझे देने हैं, संडे मैक्सिमम मैं कंप्लीट कर लूंगा पूरे चैप्टर के। तो आपको मैं जो आपकी नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस होंगी, उस वीक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे पूरे, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस वाले मैं दोबारा लिख रहा हूँ उनको प्रॉपरली, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार ओके लिख दो, फिर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो फटाफट से। ठीक है, आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है सब सुन पा रहे हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, वो थोड़ा सा उस दिन इवनिंग में फीवर भी हो गया था। ठीक है, हाँ मैंने बोला था आपको कि मेरे को देने हैं, तो जो दे रहे हैं वो बेटा आपको चीजें बिल्कुल देनी है। ठीक है, आपको जो प्रॉमिस किया वो चीजें मिलेंगी। ठीक है, हाँ नॉट विजिबल, विजिबल है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है और सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। अब एक बार चैटे रोक दो अपनी, जैसा कि हम बात करते हैं कि चैट नहीं करनी है आपने, अब मेरी बात सुननी है। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट पीछे कुछ क्लासेस में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है। डीएनए रेप्लिकेशन के मैंने प्रोसेस आपको पढ़ाए थे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन चलती है। आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ डिटेल मैंने आपको पढ़ा दी है। पहला, कि दोनों स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। दूसरा, हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं जहां ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बता दिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन पे, कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स कौन से हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे, इन पर हम आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। तो देखते हैं जरा क्या रहने वाला है आज का गोल, स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइप ऑफ आरएनए। तो मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को। बिल्कुल चैट रोक कर मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गिव लोकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो आप लिखोगे, देखो दिस इज यूकैरियोटिक सेल। ये मान लो कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ये मान लो मेरे पास डीएनए है। ध्यान से देखना बेटा, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है हमने। ये मेरे पास मान लो डीएनए है, तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके डीएनए से मेरे पास आरएनए बन रहा है। नाउ दिस इज आरएनए जो इस डीएनए से बना है। नाउ दिस इज आरएनए, ठीक है, ये आरएनए इस डीएनए से बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये पहली लोकेशन हो गई। दूसरी लोकेशन, अगर मैं इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल लिखता हूं, इफ दिस सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और मैंने यहां पर क्या बना दिया है बेटा, डीएनए बना दिया, दिस इज डीएनए। ये प्रोकैरियोटिक सेल का मान लो डीएनए है, इससे मेरे पास आरएनए बन गया है। आप समझ रहे हैं ध्यान से, इससे मेरे पास मान लो ये आरएनए बना है। ठीक है, ये आरएनए बना है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो आरएनए जो बना, ये बन रहा है अभी। आरएनए मान लो पूरा नहीं बना है, ये डीएनए ऐसे खुला हुआ है, इस तरीके से देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा। अभी ये डीएनए खुला हुआ है, ऐसे आरएनए बन रहा है। तो आरएनए ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं, ऐसे यहां से इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है। दिस इज आरएनए, दिस इज आरएनए। ठीक है, अब ये कहां हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कहां होती है बेटा, कहां होती है, ये होती है मेरे पास साइटोप्लाज्म में।
तो मैं क्या लिखूंगा, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको समझ आ रही है लोकेशन ये? तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होगी। इसके अलावा मेरे पास ऑर्गेनल्स में, और कहां पर होती है ऑर्गेनल्स, कौन सी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लियर होना चाहिए बेटा आपको। तो लोकेशंस क्या हैं आप एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो यूकैरियोटिक सेल में जैसे ये आरएनए बनता है, ये आरएनए मेरे पास ऐसे पोर होते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर, इनसे ये आरएनए बाहर आ जाता है। मतलब ये आरएनए मेरे पास यहां से बाहर आ जाएगा, यहां साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा, इस पर ऐसे राइबोसोम लग जाएंगे और प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की लोकेशन क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हम प्रोटीन बना रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस में बनता है आरएनए उसको बाहर आना पड़ता है, ठीक है, तब वो प्रोटीन बनाता है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में खास चीज होती है, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहां ऐसे राइबोसोम अटैच हो जाता है और वो प्रोटीन बनाने लग जाता है, अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होती। यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोकैरियोट में एनसीईआरटी ने एक लाइन बताई है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होती है। मतलब अभी मेरे पास क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अभी मेरे पास क्या हुआ, ये पूरी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए बन रहा है बेटा, अभी आरएनए बनना कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन राइबोसोम उस पर लगकर फटाफट से प्रोटीन बनाने लग गए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यह पता चला, नोट में लिख रहा हूं, कि इन बैक्टीरिया, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होती है बेटा, इस कपल्ड, ये हमारे पास क्या होती है, कपल्ड होती है। आप समझ लो ध्यान से। तो इसमें मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होती है, और यहां पर क्या होता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है, न्यूक्लियस में। बट इन यूकैरियोट्स में लिखता हूं, बट इन यूकैरियोट्स, ये वाली बात समझ लो बेटा ध्यान से, यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन अकर इनसाइड न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ आ गई कि बताओ मुझे जल्दी से, यहां तक क्लियर है बेटा? मैंने क्या बताया समझ में आया? मैंने कहा ये आरएनए जो बना है ये बाहर आ जाता है और फिर इससे प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन यहां पर ये अभी अंदर ही है, इससे प्रोटीन बना रहे हैं। तो यहां ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, कपल्ड है, और यहां नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को बेटा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यहां तक क्लियर? आगे चले फटाफट से, जल्दी बता दो, ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, उसका भी एनसीईआरटी डिस्कशन देना है। हाँ, जो तुम प्रोटीन खाते हो यही वाली होती हैं। अब तुम प्रोटीन किस लिए खाते हो बेटा? प्रोटीन इसलिए खाते हो ताकि अमीनो एसिड तोड़ सके, है ना? ठीक है बेटा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप बेटा सुनो ध्यान से, आप कई बार क्या होता है, पराठे खाते हो, गर्म ही खा लेते हो, ठंडा होने नहीं देते। इसका मतलब क्या, जल्दी ठंडा हो रहा होगा ना, ठंड में तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि इसका आरएनए ज्यादा स्टेबल है, वो बाहर आता है, प्रोटीन बना पाता है। इसका आरएनए उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जल्दी से खत्म हो जाएगा आरएनए। एक्चुअल में आरएनए एक ऐसी चीज होती है जो कुछ टाइम के बाद टूट जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि इससे पहले ये बनते ही टूटने लगे आरएनए, इससे जल्दी से लगकर प्रोटीन बना लो, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड होती है। क्लियर बेटा? है ना? ये वाली बात याद रह जाएगी। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ऐसे, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रेजेंट इन, ऑप्शन में मान लो लिखा हुआ है ई कोलाई, दूसरा लिखा हुआ है मान लो अगेरिकस, तीसरा लिख दिया उसने मान लो क्लमाइडोमोनास, और फोर्थ में उसने मान लो ह्यूमन सेल लिख दिया है। तो आंसर शुड बी ई कोलाई, बैक्टीरिया का सेल लेना है, ठीक है? हाँ,
कपल्ड का मतलब होता है बेटा एक साथ होना, है ना। कपल्ड का मतलब क्या होता है, एक साथ होना, है ना। यहां पे अनस्टेबल है आरएनए, मतलब अगर आपसे पूछा जाए किसका आरएनए ज्यादा स्टेबल होता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, आप कहोगे यूकैरियोट का, क्योंकि उसके पास समय होता है बाहर आकर ट्रांसलेशन करने का। क्लियर हो गई बात बेटा? हाँ सही है। चलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ हैंड रिटन नोट्स बेटा, मेरा मतलब एक्चुअल में क्या है कि ये मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि जब हम इस तरह से टीचिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम जो वर्ड बोलते हैं वो सारे वर्ड आप लिख नहीं पाते, और आप में से सभी बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते कि जो सारी चीजें एक बात में ग्रास्प कर सकें। तो हमारी ये मतलब मुझे कई बार ऐसा मेरे पास समय नहीं बनता, नहीं तो मैं इसको दूं जरूर से, मैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कुछ एक ऐसा मटेरियल हो जो आपकी क्लास का ही हो और आपको लिखा हुआ हो, आप उसको अपने रजिस्टर में लिखें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि सिंगल बार लेक्चर में आप सारा समझ पाओ ये इम्पॉसिबल बात है बेटा। क्योंकि मैं भी एक मतलब अपने को एवरेज स्टूडेंट मानता हूं हमेशा से, तो एज ए एवरेज स्टूडेंट मेरे लिए क्लास में मुझे कितना समझ आए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन मुझे अगर एक प्रॉपरली लिखा हुआ सब कुछ मिलता था, मैं घर जाके उसे बार बार पढ़ता था, समझने की कोशिश करता था, तो मुझे आ जाता था और फिर मैं उसे याद कर लेता था। तो इस ये इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये वाले भी कर रहे हो तो कोई गलत थोड़ी है बेटा, ये तो दे ही रहे हैं ना आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, आप खुद से बना रहे हो तो अच्छा है। देखो, खुद से बनाना तो और अच्छा होता है बेटा। हाँ, जो खुद से बना रहे हैं, ध्यान से सुने बच्चे, खुद से बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग कई बार लिख नहीं पाते उतना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कोशिश ये करते हैं कि वो सारी चीजें, हाँ, उस तरीके से। ठीक है बेटा, नहीं कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है बेटा। बेटा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मतलब ऐसा नहीं है ये किसी का, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये। मतलब मैं अगर देखूं तो मैं मतलब सबसे वीक स्टूडेंट को देखना चाहता हूं। अगर मेरे से पूछो कि मतलब सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको कहाँ करनी है, वीक वाले बच्चे में। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब अच्छे बच्चों को तो समझ आना ही चाहिए ना। ठीक है, हाँ, आ जाओ बेटा। क्लियर, चलो देखो, अब आ जाओ जरा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं एंजाइम की। क्लियर, खुद से बनाते हो बहुत अच्छा है बेटा। देखो, एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान सुनो बेटा। एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं जो बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, एक एंजाइम के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, उस एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज है। सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। हम ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की बात करने वाले हैं। हमारे पास क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं बेटा, 3 स्टेप हम पढ़ेंगे। एक स्टेप होता है चेन को शुरू करना, उसे इनिशिएशन कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है उसे इलोंगेशन कहते हैं। और तीसरा स्टेप होता है उसे टर्मिनेशन कहते हैं। आप समझे इस बात को, तीसरे स्टेप को हम टर्मिनेशन कहते हैं। क्लियर, क्लियर, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुने। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, अब मैं ट्रांसक्रिप्शन पे आ रहा हूं, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुना करो, मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। हम ये बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एक चेन बनाने वाला प्रोसेस है। हम आरएनए की चेन बना रहे हैं। आरएनए की जब हम चेन बनाते हैं, आरएनए की जब हम चेन बनाते हैं, तो उस चेन में बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। चेन शुरू करना, उसको इलोंगेट करना और उसको खत्म करना। मतलब किसी भी तरीके के पॉलीमर को, व्हाट इज पॉलीमर, किसी पर्टिकुलर चीज को बार बार रिपीट करने से पॉलीमर बनता है। आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, ये वाली बातें समझ आ रही होंगी आपको। तो आरएनए एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो मैं कुछ बेसिक्स यहां पे बताने जा रहा हूं, उसको आप समझेंगे पहले फटाफट से। तो आप ये रखेंगे बात यहां पर कि आरएनए is a polymer of nucleotide, and we require एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज रखा जाता है। क्या रखा जाता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात हो गई। दूसरी चीज क्या है बेटा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है,
तो हम आरएनए कैसे बनाते हैं? मान लो दिस इज डीएनए, जो एक खुला हुआ डीएनए है, इसमें से आरएनए हम ऐसे बना रहे हैं। देखो मेरे पास मान लो यहां ए था, यहां टी था, यहां जी था, यहां सी था, यहां टी था, यहां टी था, ए, मान लो सी आ गया, जी आ गया, ए आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा? आरएनए बनाया। देखो मैं आरएनए कैसे बना रहा हूं। मेरे पास मान लो पहले से ये चेन ऐसे इतनी बनी हुई है, ये 5' एंड है। अब मान लो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जी के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या जोड़ूंगा? सी जोड़ रहा हूं। ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू जोड़ रहा हूं। और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं आप देख पा रहे हो? मैं 5' से 3' डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो मैं नया न्यूक्लियोटाइड जो है लाकर किधर जोड़ रहा हूं? 3' एंड पे। तो अगर मैं आपसे डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो गई मेरे पास? 5' टू 3' डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नया न्यूक्लियोटाइड कहां ऐड होगा? बेटा बहुत फोकस करके सुनना मेरी बात। ऐड होगा किस पर? 3' एंड पर, है ना? 3' एंड पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। जैसे मान लो यहां पर सी के सामने जी था, ए के सामने यू था और टी के सामने ए था, और नया न्यूक्लियोटाइड 3' एंड पर हो रहा है। दूसरा, आरएनए बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंसिपल, सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? आरएनए बनाने के लिए जो सिद्धांत, प्रिंसिपल वी आर यूजिंग, बेसिकली इट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? ए के सामने यू जोड़ना, जी के सामने सी जोड़ना। तो आरएनए के बनाने के लिए जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हैं? टी के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी के सामने सी और ए के सामने यू ला रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसे आप नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात बेटा हमने क्या समझना है यहां पर? दूसरी बात हमने ये समझना है, ये हमने डायरेक्शन बोल दी, ये हमने प्रिंसिपल बोल दिया। हमने एक प्रिंसिपल को नाम दिया है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना? ये हमने नाम दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब आगे की हम लोग बात करने वाले हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप मेरी बातें सुनेंगे। देखो हमने कहा कि आरएनए एक चेन है। किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की। उस चेन को बनाने वाले एंजाइम, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, है ना? आरएनए पॉलीमरेज। वो किस डायरेक्शन में बनाता है? 5 से 3, मतलब नया न्यूक्लियोटाइड 3 पर ऐड करेगा। दूसरा मेरे पास किसके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है? दिस इज डीएनए ना, ये तो डीएनए है और ये मेरे पास आरएनए है। तो हम किसको टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे हैं? डीएनए को। क्या होता है टेम्पलेट? टेम्पलेट शब्द का मतलब होता है, टेम्पलेट वो होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आप बनाते हो। जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आप बनाते हो उसे टेम्पलेट कहते हैं। तो हम आरएनए पॉलीमरेज का अगर पूरा नाम लिखें, आरएनए पॉलीमरेज का अगर पूरा नाम लिखें तो हम ऐसा लिखेंगे, इट इज डीएनए डिपेंडेंट, इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम हमने क्या लिखा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका पूरा नाम है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीएनए डिपेंडेंट? ये टेम्पलेट को यूज करेगा डीएनए को। दिस डीएनए इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट एंड वी आर मेकिंग दिस आरएनए। तो डीएनए यूज करके आरएनए बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। दिशा है, डायरेक्शन है 5 से 3। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए कोई ओकाजाकी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और एक ही बनाना है तो मुझे दो अलग अलग नहीं चलेगा। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जैसा यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुन लो ध्यान से। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कब बनते हैं? जब दोनों को हम टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे थे, वो डीएनए रेप्लिकेशन में था। तो यहां मेरे पास लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड नहीं बनेंगे और फिर मैं यहां पे प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना है। हमें आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना है। डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्या क्या डिटेल है? सबसे पहले ये एंजाइम को मैं ऐसी शेप का बनाऊंगा, तो ये एक प्रकार का मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है ना। व्हाट इज, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मल्टी सब यूनिट एंजाइम का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन की एक से ज्यादा यूनिट है। नॉर्मली क्या होता है, एक एंजाइम में एक प्रोटीन होती है,
लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे एंजाइम है जैसे कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो रेस्पिरेशन चैप्टर में कक्षा 11वीं क्लास 11th में था। वो जो एंजाइम था वो भी एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम था। दिस इज ऑल्सो मल्टी सब यूनिट एंजाइम। तो मल्टी सब यूनिट एंजाइम में कुछ नाम लिख देता हूं, अल्फा टू बीटा, बीटा डैश ओमेगा, ठीक है। दिस इज डिटेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, मैं कहूंगा डायरेक्शन है इसकी बेटा 5 डैश टू 3 डैश की डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। दूसरा, इसको प्राइमर चाहिए, मैं कहूंगा नॉट रिक्वायर प्राइमर, इसको प्राइमर नहीं चाहिए। इसको क्या है, प्राइमर नहीं चाहिए, समझ लो ध्यान से, इसको प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद स्टार्ट कर सकता है बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो अब हम जब प्रोसेस समझेंगे ना, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये काम हुआ। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप सीखेंगे, क्योंकि एक चेन बनाने में 3 स्टेप होते हैं। पहले चेन को शुरू करना, फिर इलोंगेट मतलब बड़ा करना चेन को, फिर चेन को एंड करना जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो हम इन तीनों प्रोसेस को जानेंगे और उसके बाद में इस डायग्राम पे फिर से आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या मैंने ड्रॉ किया है और क्यों ड्रॉ किया है। क्लियर है, ये चीज समझेंगे। यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी बेटा, यहां तक क्लियर है? क्लियर? ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, है ना? बोलो यहां तक क्लियर है। चलें आगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सिखाते हैं, फिर इस पे आएंगे वापसी। मेडिसिन जस्ट खाई है, वो उसके वजह से स्वेटिंग हो रहा है अभी। हाँ, अच्छा, प्रोटीन वाली बात समझे ध्यान से बेटा। कुछ एंजाइम सिर्फ एक प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एक से ज्यादा। चले आगे। हाँ, होमवर्क का एक ट्रेडिशन बेटा होना चाहिए कि आपको होमवर्क दिया जाए और आप उसे करें। ये मतलब मुझे ऐसा फील भी होता है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं, आज से ही स्टार्ट करेंगे होमवर्क का भी काम, क्योंकि उससे 2 फायदे होते हैं, आपको टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मुझे रिमाइंड किया करें, हर क्लास में एक होमवर्क दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर? चले आगे। हाँ, चलो चलो आगे चलते हैं। रिपीट बेटा, मैं एक बार बोल देता हूं आपको फिर से। ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है जो डीएनए की कॉपी होता है, बस टी की जगह यू आ जाता है। दूसरा, मेरे पास जिस स्ट्रैंड जैसा बनता है वो कोडिंग होता है, जिसके अपोजिट बनता है टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट वो होता है जिस पर रख कर आरएनए बनाते हैं। आरएनए की दिशा या डायरेक्शन 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन होती है, और वो मेरे पास प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के साथ कपल्ड होती है, यूकैरियोट में नहीं होती। आरएनए एक पॉलीमर है। यदि पॉलीमर में AUGC 4 तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं तो उसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्च की बात करें जिसमें मात्र ग्लूकोज यूज होता है या सिर्फ ग्लूकोज यूज होता है तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड्स आर हेट्रोपॉलीमर, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। तो एक पॉलीमर को बनाने के लिए मुझे क्या स्टेप चाहिए होते हैं? 3 स्टेप चाहिए। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। तो चलिए उन स्टेप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की। ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द 3 स्टेप्स? फर्स्ट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब चेन को स्टार्ट करना। थोड़ा सा अज्यूम करना, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा इसे। देखिए भाई, आपके पास ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब मुझे यहां इनिशिएशन करना है, ठीक है। इस डीएनए पर ये मेरे पास प्रमोटर है एंड दिस इज टर्मिनेटर एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ये मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। दिस इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। मैं आपसे ये कहता हूं बेटा, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को आप समझने की कोशिश करना। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम होता है ऐसे, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ठीक है ना। अब सुने ध्यान से, मुझे क्या करना है? इनिशिएशन करना है।
इनिशिएशन प्रमोटर के यहां से होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज की आंखें तो है नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पर प्रमोटर को खोज सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरएनए पॉलीमरेज की आंखें नहीं है कि वो क्या कर सके, प्रमोटर को खुद खोज सके। उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती। दिस आरएनए पॉलीमरेज लैक एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर। और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा तब होगी जब हम प्रमोटर पर जाकर प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात मैं बता रहा हूं कि प्रमोटर एटी रिच होता है। एटी रिच होने का मतलब उसमें ए और टी ज्यादा होते हैं, तो डीएनए खुलने के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं, इजिली खुल सकता है। तो आपने ये समझना है कि मेरे पास ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी आंखें तो है नहीं कि ये जाकर प्रमोटर खोज लेगा, तो ये ऐसे ऐसे इधर उधर भटकता रहेगा, इसको मिलेगा ही नहीं। तो इसकी मदद करता है कौन? एक खास तरह की प्रोटीन आती है, उसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। नाउ दिस प्रोटीन हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रिकॉग्नाइज करने में। तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट recognize प्रमोटर एलोन। वो प्रमोटर को अकेले नहीं पहचान सकता, ठीक है। दिस प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर, दिस प्रोटीन जो आकर यहां लग गई, दिस इज सिग्मा फैक्टर। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो हेल्प करता है, दिस हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज क्या? प्रमोटर। तो प्रमोटर को पहचानने के लिए कौन मदद करेगा? मेरे पास कौन मदद कर रहा है? सिग्मा फैक्टर मदद कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी कहानी है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मुझे इसके लिए मार्कर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज। ये नहीं पहचान सकता किसको? प्रमोटर को। लेकिन इसके साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, अब ये पहचान सकता है। तो दिस सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर को आइडेंटिफाई करता है। और देखो कैसे होता है पूरा प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये देखना जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से देखो बेटा। दिस इज प्रमोटर, यहां प्रमोटर है बेटा, यहीं से डीएनए को खोलना चाहिए। दिस रीजन इज टर्मिनेटर एंड दिस इज मेरे पास ये आरएनए पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर है यहां पर। अब होता क्या है, दे रेंडमली बाइंड टू डीएनए। ऐसा नहीं कि सिग्मा फैक्टर के पास आंखें हैं, पर वो क्या करता है, इसको मदद करता है रेंडमली कई जगह बाइंड करने का। मतलब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को कभी यहां लगाकर देखेगा, कभी यहां लगाकर, ऐसे चेक करेगा अलग अलग जगह लगा के। जब वो अलग अलग जगह लगाकर चेक करेगा तो फाइनली क्या होता है, डीएनए प्रॉपरली ओपन होता है। सिर्फ प्रमोट, देखो डीएनए को यहां, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर यहां लगाएगा तो डीएनए थोड़ा सा खुलता है पर बंद हो जाता है। यहां लगाएगा, खुलता है, हल्का सा बंद हो जाता है। यहां लगाएगा तो डीएनए खुला रहेगा और थोड़ा सा आरएनए बनेगा। तो हमने यहां पर यह समझना है कि व्हेन सिग्मा फैक्टर बाइंड along with, बाइंड टू, किस पे बाइंड करेगा भाई? बाइंड टू प्रमोटर। जब वो प्रमोटर पर बाइंड करेगा, प्रमोटर along with आरएनए पॉलीमरेज, तो उससे होगा क्या? अगर वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, इट ओपन्स डीएनए। वो डीएनए को क्या कर देगा, खोल देगा। तो देखो खोलने के बाद क्या कहानी होती है ये हमने सीखनी है। क्या कहानी हुई ये जरा सीख लो एक बार फटाफट से। ये देखो, तो हमने यहां पर ये बोला है कि देखो भाई, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, देखो हमने क्या बोला है, हमने आपसे बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला नहीं पहचान सकता, मुझे सिग्मा फैक्टर की मदद की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करा, लग जाकर उसके साथ अलग अलग जगह लगकर ऐसे टेस्ट करता है कि प्रमोटर कहां है। जब उसको प्रमोटर मिल जाता है तो वहां डीएनए से खोल देता है। अब वो कौन से इवेंट करता है वो हमें देखना है, तो ये मेरे पास, ध्यान देंगे, ये मेरे पास डीएनए है,
जो अभी बंद है ना। यहां बंद और ओपन का मतलब क्या है, डीएनए का भी एच बॉन्ड नहीं टूटा है ना। बंद और ओपन का मतलब ये है, दिस रीजन इज प्रमोटर, दिस रीजन इज टर्मिनेटर। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज था और ये मेरे पास सिग्मा फैक्टर था। ये जाकर कहां बाइंड कर गए, प्रमोटर पर। ठीक है, दे बाइंड टू प्रमोटर, कहीं और लगे वहां से हट जाते हैं, बाइंड टू प्रमोटर। अब मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे वो वहां पर लगेंगे वहां डीएनए थोड़ा सा खुल जाएगा ऐसे, वहां प्रमोटर पर डीएनए क्या होगा, थोड़ा सा खुल जाएगा। प्रमोटर का डीएनए ये खुल गया यहां पर। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर कौन बाइंड है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, और प्रमोटर वाले रीजन पर मेनली मेरे पास सिग्मा फैक्टर बाइंड है, दिस इज सिग्मा फैक्टर जो बाइंड है, और डीएनए खुला हुआ है। आप देख रहे हो मैंने डीएनए को खोला हल्का सा, आप देखो ये मैंने डीएनए खोला हुआ है यहां पर। तो प्रमोटर रीजन था दिस वन, दिस वाज प्रमोटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज और कौन लग गए हैं, और सिग्मा फैक्टर, ये दोनों लग गए हैं, और उस वजह से डीएनए ओपन हो गया। ठीक है, डीएनए ओपन। देखो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है, सीक्वेंस ये है, सुनना ध्यान से। डीएनए सीक्वेंस को पकड़ना एक बार, अभी समझ आ जाएगा। डीएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज, जब दोनों चीजें जुड़ती हैं और जिसके साथ सिग्मा फैक्टर है, तो अभी डीएनए क्लोज है, तो इसे कहते हैं क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। बाइनरी शब्द का मतलब होता है दो। आप समझो ध्यान से बेटा, जब इस पर ये जाकर जुड़ा तो मेरे पास दो चीजें आ गई, सुनना ध्यान से, दो चीजें आ गई। ये इस पर लग गया, इसे हमने बोला क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि अभी डीएनए बंद है पर ये लगा है। अब क्या होगा, बाइनरी शब्द का मतलब होता है दो। यहां दो चीजें कौन सी हैं, एक है डीएनए और दूसरा है एंजाइम। दो चीजें कौन सी है बेटा, डीएनए और एंजाइम है। अब क्या होगा, मेरे पास ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स आएगा। यदि मैं लिखता हूं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब अब डीएनए खुल जाएगा। अब डीएनए क्या हो गया, ओपन हो गया। मतलब आपको समझना है कि जब ये जाकर यहां लगा, ये दोनों यहां लगे, तो जहां प्रमोटर था वहां सिग्मा फैक्टर लगता है। ठीक है, और डीएनए को खोल देता है। तो हमने लिखा ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। बाइनरी शब्द का मतलब दो, दो क्या है, एंजाइम और डीएनए। ओपन मतलब डीएनए खुल गया। अब क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बन जाएगा, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए फॉर्म हो जाएगा। अगर छोटा सा पीस आरएनए का बन गया तो इसे हम लिखेंगे ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे हम लिखेंगे ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या करा है, समझो, देखो, दिस इज डीएनए, दिस इज, ध्यान से देखना बेटा, मान लो दिस मार्कर इज डीएनए, यहां पर ये एंजाइम जाके लगा, तो जब ये दो चीजें अटैच होती है तो बाइनरी कह रहे हैं, डीएनए और एंजाइम। अब एंजाइम और इसको बाइनरी कह रहे हैं। अभी डीएनए बंद है, एच बॉन्ड बंद है, अब उसका एच बॉन्ड खुल गया। एच बॉन्ड खुलने को हम कह रहे हैं ओपन बाइनरी, मतलब खुला हुआ एच बॉन्ड, मतलब एच बॉन्ड टूटा हुआ है। फिर थोड़ा सा पीस आरएनए का बन गया, थोड़ा सा पीस आरएनए बनने का मतलब यहां थोड़ा सा एक आरएनए बन गया। तो ये जो थोड़ा सा आरएनए बना है तो हमने बोला खुला हुआ टर्नरी। टर्नरी मतलब तीन चीजें हैं, तीन कौन कौन है, डीएनए, आरएनए, एंजाइम। अब इसे कहते हैं सक्सेसफुल इनिशिएशन, मतलब आरएनए बनाने की एक सफलतापूर्वक शुरुआत हो गई। तो आपने ये समझना है, आपने ये समझना है, बहुत ध्यान से सुने बेटा मेरी बात, आपने ये समझना है कि मेरे पास ये जो ये होता है ना, आपके पास ये जो से डीएनए है, मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, उसकी आंख तो है नहीं, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को पहचान सकता है। तो सिग्मा फैक्टर जब उसको प्रमोटर पे लगाता है तो डीएनए खुल जाता है। खुलने के बाद छोटा सा पीस आरएनए का बनता है, इसे हम कहते हैं सक्सेसफुल इनिशिएशन। इसके बाद सिग्मा फैक्टर छोड़ के चला जाता है, मतलब एक बार आरएनए थोड़ा सा बन गया, इसे हम कहते हैं सक्सेसफुल इनिशिएशन। तो हम इस बात को क्लियरली लिख रहे हैं बेटा, इस बात को क्लियरली लिख रहे हैं यहां पर कि आफ्टर सक्सेसफुल इनिशिएशन, आफ्टर सक्सेसफुल इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर लीव, सिग्मा फैक्टर लीव, सिग्मा फैक्टर छोड़ के चला जाएगा। किसको छोड़ के चला जाएगा,
आरएनए पॉलीमरेज को वहीं छोड़ के चला जाएगा। तो आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है। आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। बेटा वॉइस लैग नहीं हो रही है विनयकांत? एक बार रिफ्रेश कर लो, अगर वॉइस लैग होती है ना तो तरीका होता है एक बार रिफ्रेश कर लो। क्लोज बाइनरी शब्द का मतलब होता है अभी डीएनए पर लगा है, डीएनए पर लगा है पर डीएनए खुला नहीं है। ठीक है, हाँ क्लियर। एक एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, एक पॉलीमर बनाना है जिसे आरएनए कहते हैं। आरएनए बनाने के 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। डीएनए पॉलीमरेज खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसे मदद की जरूरत पड़ती है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, वो प्रमोटर ढूंढने में हेल्प करता है। तो जब प्रमोटर मिलता है तो सिग्मा फैक्टर वहां पर डीएनए को ओपन कर देता है। तो जब वो जुड़ता है तो उसे कहते हैं क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स, मतलब डीएनए भी बंद है। और जुड़ने के बाद जब डीएनए को ओपन करता है तो उसे कहते हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? ओपन बाइनरी के बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा आरएनए बनाया तो उसे कह दिया ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा? टर्नरी मतलब 3 चीजें, आप समझो। टर्नरी मतलब 3, 3 कौन कौन? डीएनए, आरएनए और एंजाइम। ओपन शब्द का मतलब डीएनए खुला हुआ है। क्लियर है बेटा? सिग्मा फैक्टर का काम है इनिशिएशन करवाना। रिपीट तो कर दिया बेटा। अब हेलिकेज की जरूरत नहीं है। मैं एक सीक्वेंस बना दूं आपके लिए, देखो एक सीक्वेंस बना देता हूं। देख लो, सिग्मा फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं, ये ऐसे हैं, ये बाइंड करते हैं डीएनए टू, बाइंड टू डीएनए। पर डीएनए इज क्लोज, डीएनए इज इन क्लोज फॉर्म, डीएनए बंद फॉर्म में है। तो इसे हम कह रहे हैं क्लोज बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2, कॉम्प्लेक्स। क्लोज शब्द का मतलब है डीएनए बंद है, डीएनए इज क्लोज, ये मतलब है इसका। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने लिखा ओपन बाइनरी। ओपन बाइनरी मतलब क्या हुआ, डीएनए नाउ ओपन, डीएनए इज ओपन, डीएनए खुल गया। फिर क्या किया हमने, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, डीएनए इज ओपन। तो बाइंड टू डीएनए, डीएनए इज इन क्लोज फॉर्म, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, डीएनए इज ओपन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ठीक है, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, डीएनए को ओपन कर दिया। बाइंड टू डीएनए, डीएनए इज इन क्लोज फॉर्म, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, डीएनए हमारे पास ओपन हो गया। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बनेगा। अगर छोटा पीस क्या बना है बेटा, आरएनए का बना है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ओपन टर्नरी, टर्नरी में 3 चीजें आ गई। यदि आपको नहीं समझ में आया था तो टर्नरी में 3 चीजें हैं। 3 कौन कौन है, एंजाइम है, डीएनए है और आरएनए है, छोटा सा आरएनए बना है। इसे सक्सेसफुल इनिशिएशन कहते हैं। सक्सेसफुल इनिशिएशन हो गया, शुरुआत हो गई। अब सिग्मा फैक्टर जा सकता है अकर। क्लियर है? ठीक है बेटा, यहां पर है ना, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर, हाँ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये आपको बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली जो बताया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और स्टेप है जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन कहते हैं बेटा।
इलोंगेशन कौन सा स्टेप है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अब सुन लो ध्यान से, इलोंगेशन कैसे होगी। हमको पता है कि डीएनए यहां पर ऐसे खुला हुआ था, ध्यान से देखें बेटा, डीएनए खुला हुआ था यहां प्रमोटर रीजन पर, और ये यहां टर्मिनेटर रीजन है। इलोंगेशन स्टेप पढ़ना है, ठीक है। डीएनए मेरे पास अपना मस्त खुला हुआ था यहां पर मैंने क्या लगाया, चलो ये आरएनए पॉलीमरेज लगा रखा है, ये ऐसे आरएनए पॉलीमरेज लगा रखा है, डीएनए खुला हुआ है और ये जा चुका है छोड़ के, मेरे पास सिग्मा फैक्टर जा चुका है, दिस सिग्मा फैक्टर लेफ्ट, ये सिग्मा फैक्टर था जो चला गया, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। और यहां पर मेरे पास वो रीजन है जिसे आप टर्मिनेटर कह रहे हो। अब मुझे इलोंगेशन करना है, इलोंगेशन का मतलब मुझे आरएनए बनाना है। मेरे पास छोटा सा पीस अभी आरएनए का बना था। अब देख लो, ये आरएनए पॉलीमरेज जहां पर है वहीं पर डीएनए खुला हुआ है। आप देख पा रहे हो मैं क्या बनाया हुआ है, मैंने ये बना रखा है आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर डीएनए ओपन है, आप देख पा रहे हो यहां पर, दिस इज ओपन डीएनए, डीएनए यहां पर खुला हुआ है, ठीक है, डीएनए खुला हुआ है। ये वो आरएनए है जो बन रहा है, किस दिशा में बन रहा है, 5 से 3, सिग्मा फैक्टर जा चुका है। अब क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। और ये आगे कैसे बढ़ता होगा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा चल रहा है, आप देखो कैसा चल रहा है, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ चल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब देखो पहले यहां था, आगे आ गया, और उसके साथ साथ ये मेरे पास ये आरएनए बढ़ गया ना, देख रहे हो, ये आरएनए बनता चला जा रहा है। अब देखो, दिस इज आरएनए, ये 5' है, और यहां 3' पर न्यूक्लियोटाइड आए चले जा रहे हैं, ऐसे आते जा रहे हैं, और ये आगे जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो, ये इस पॉइंट से डीएनए को खोल रहा है, यहां पर डीएनए को ये ओपन करता है। ओपन करने को कहते हैं अनवाइंड करना। ये डीएनए को यहां से अनवाइंड करता है, और जब ये इधर से खोलता हुआ जाता है, वो इधर से बंद करता हुआ जाता है, यहां डीएनए को क्लोज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डीएनए को पूरा नहीं खोल रहे हैं, हम सिर्फ उतनी दूर खोलते हैं जितनी दूर आरएनए बनता है। उसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। मतलब हम डीएनए को सिर्फ उतनी दूर खोलते हैं जितनी दूर हमारे पास क्या होता है बेटा, जितनी दूर हमारे पास आरएनए बनता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन बबल है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल? ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब यह हुआ कि जितनी दूर पर ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच है, डीएनए सिर्फ उतनी दूर पे खुला हुआ है, और जब ये आगे ऐसे बढ़ रहा है तो यहां से डीएनए को खोल रहा है और यहां से डीएनए को बंद कर रहा है, और मेरे पास ये आरएनए बन रहा है साथ के साथ। ये खुली हुई जगह डीएनए की, इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। और ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन बबल ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा और फाइनली कहां तक पहुंचेगा, फाइनली कहां तक पहुंचेगा बेटा, फाइनली पहुंचेगा टर्मिनेटर रीजन तक। फाइनली कहां पहुंचेगा, टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचेगा। यहां तक आपको समझ आनी चाहिए। तो आपके पास फाइनली आपको धीरे धीरे इस तरीके से दिखेगा, फाइनली आपको ऐसा दिख जाएगा, लास्ट तक पहुंच गए हम लोग। आप देख रहे हो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इलोंगेशन स्टेप में मुझे किसकी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे किसकी जरूरत नहीं पड़ी, सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ कौन काम कर रहा, आरएनए पॉलीमरेज। और ऐसे करते करते मैं किसके पास तक पहुंच गया, टर्मिनेटर रीजन के पास तक, वहां तक आ गया। नाउ दिस इज नोन एज, दिस इज आरएनए, ये आरएनए है, ये डीएनए है, और ये आपको पता आरएनए पॉलीमरेज है। क्लियर है यहां तक, इलोंगेशन तक? तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इलोंगेशन को लेके जो याद रखने हैं वो ये है। सबसे पहले क्या होगा, ओनली आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर फॉर इलोंगेशन। पहला पॉइंट तो ये याद रखो, रिक्वायर फॉर इलोंगेशन, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, दूसरा पॉइंट यह याद रखोगे कि आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड डीएनए, अनवाइंड का मतलब खोलना,
अनवाइंड डीएनए एट वन साइड एंड रीवाइंड मतलब बंद करना, रीवाइंड डीएनए ऑन अनदर साइड, दूसरी साइड में वो डीएनए को क्या करेगा, बंद करेगा। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक, ये वाली बात याद रखोगे। तीसरा क्या होगा कि डीएनए का पार्ट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल। उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है यहां तक। अब हम आ जाते हैं टर्मिनेशन पर। टर्मिनेशन स्टेप बता रहा हूं, उसके बाद एक बार डिस्कस करते हैं। कोई डाउट रहेगा किसी का तो देख लेंगे। टर्मिनेशन बता रहा हूं बेटा। टर्मिनेशन देखो कैसे होगा। ये डीएनए है, आपको पता है लास्ट तक पहुंच चुके हम लोग, लास्ट तक पहुंच गए एकदम। डीएनए को खोलते हुए जा रहे हैं और बंद करते हुए जा रहे हैं। दिस वॉज आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर वो रीजन है जिसे आप टर्मिनेटर कह रहे थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं टर्मिनेटर क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है डीएनए का, बस टर्मिनेटर रीजन आ गया। और आपने क्या किया हुआ है, आपने ये आरएनए बना लिया है। अब क्या होगा, एक अलग फैक्टर आएगा, जिसे रो फैक्टर कह सकते हैं। मान लो ये रहा, दिस इज रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जाकर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, मान लो यहां पे, और ये टर्मिनेशन में मदद करता है। तो जैसे इनिशिएशन में मदद किसने करी, सिग्मा फैक्टर ने। टर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है, रो फैक्टर हेल्प कर रहा है। तो आपने ये देखना है बेटा, आपने ये देखना है कि रो फैक्टर बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज एंड हेल्प करेगा किसमें, एंड हेल्प इन टर्मिनेशन। अब यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप सुनना ध्यान से। यहां पर सवाल क्या आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ये रो फैक्टर यहां लगेगा और इसको आरएनए को हटा देगा। सबसे पहला सवाल ये है कि पहले कौन हटता है, आरएनए हटेगा कि एंजाइम हटेगा। तो हमने ये समझना है कि मेरे पास अभी क्या है, ओपन टर्नरी कॉम्प्लेक्स है। ओपन टर्नरी का मतलब होता है मेरे पास तीन चीजें हैं, एंजाइम है, डीएनए है और आरएनए है। मेरे पास ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में आप समझना ध्यान से, मेरे पास तीन चीजें हैं, एंजाइम है, डीएनए है, आरएनए, ये तीन चीजें हैं मेरे पास। इन तीन चीजों में से मैं क्या हटाऊंगा, आप समझना इस चीज को। मेरे पास ये तीन चीजें हैं, डीएनए है, आरएनए है और एंजाइम है। आप इस चीज को समझे ध्यान से। तो ये जो तीन चीजें हैं, इसमें से पहले मैं क्या हटाऊंगा, सबसे पहले मैं आरएनए हटाता हूं। तो डीएनए खुला हुआ है ना अभी, तो मैं इसको लिखूंगा ओपन, मैं लिखूंगा यहां पर ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब सबसे पहले आरएनए हटेगा। सबसे पहले कौन हटेगा, आरएनए हटेगा, आरएनए रिमूव होगा। फिर मैं क्या करूंगा, डीएनए को बंद करूंगा, क्लोज बाइनरी का मतलब है अब डीएनए को बंद कर दो। अब डीएनए को बंद कर दिया, उसके बाद क्या होगा बेटा, एंजाइम लीव करेगा डीएनए को। तो इसका मतलब यह है एंजाइम लीव करेगा डीएनए को। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे पहली बात हमारे पास क्या होता है, ये मेनली प्रोकैरियोट्स में होता है, इसे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। एक मिनट सुनो ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेशन में मदद करता है, ये भी प्रोटीन है। देखो मेरे पास क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जो मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं जो बताऊंगा बहुत ध्यान से समझना, फिर डाउट पूछना अपने। आपके पास मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, अगर मैं इस पर ये सिग्मा फैक्टर जोड़ता हूं
तो ये इनिशिएशन कर सकता है, अकेला ये इलोंगेशन कर सकता है। और जब मैंने इस पर ये रो फैक्टर जोड़ दिया, मैंने इस पर क्या जोड़ दिया, ये रो फैक्टर जोड़ दिया इसके साथ, अब ये क्या कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ दीज प्रोटीन कैन चेंज स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। रिपीट कर रहा हूं, अंग्रेजी में बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन like sigma factor or rho factor, this can change ability या specificity of this RNA polymerase। अकेला तो इलोंगेशन करेगा, अगर रो फैक्टर जोड़ रहा हूं, सॉरी, अगर सिग्मा फैक्टर जोड़ रहा हूं तो इनिशिएशन करेगा, और अगर मैं क्या जोड़ रहा हूं इस पे ये रो फैक्टर जोड़ रहा हूं तो टर्मिनेशन करेगा। जब टर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले आरएनए हटता है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं कि अभी डीएनए क्लोज नहीं किया, एच बॉन्ड खुले हुए हैं, पहले आरएनए हटेगा, फिर डीएनए को बंद करेंगे, फिर एंजाइम हटेगा। और उसमें हेल्प किसने करी है, रो फैक्टर ने। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियर है बेटा, क्लियर क्लियर। आया समझ, जल्दी बताओ बेटा, डाउट पूछो, अपने डाउट पूछो। हाँ डाउट पूछो बेटा, जरा डाउट पूछो जल्दी से। ट्रांसक्रिप्शन बबल वो जगह है जहां पर डीएनए खुला हुआ है, और खुला हुआ होने का मतलब क्या है, वहां ट्रांसक्रिप्शन चल रही है। रिवाइंड का मतलब होता है बंद करना, अनवाइंड मतलब खोलना। जैसे ये मेरे पास जो चल रहा है ना, देखो इधर, देखो बेटा, देखो इधर, दिस रीजन जहां पर डीएनए सिर्फ इतने रीजन पे ही खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि यहां भी खुला हुआ है डीएनए, नहीं, यहां पर खुला हुआ है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कह रहे हैं। डीएनए को यहां खोला जा रहा है, यहां से बंद किया जा रहा है। क्लियर। हाँ, लास्ट वाला टोपो आइसोमरेज क्यों चाहिए तुम्हें यहां पर? टोपो आइसोमरेज तो तब चाहिए होता है जब, देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कर रहे थे, डीएनए को खोल रहे थे और दूर तक खोलते जा रहे थे, यहां सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह खोल रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है, यही तो चीज मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। देखो, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज सिग्मा फैक्टर, एंड दिस वन इज रो फैक्टर। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज अकेला है तो सिर्फ क्या करेगा, इलोंगेशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज विद रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर क्या करेगा, टर्मिनेशन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, दिस विल डिसाइड बाय प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। सिग्मा फैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ है कि रो फैक्टर जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ओपन बाइनरी बेटा, आप शब्द के साथ कंफ्यूज ना होएं कोई भी। ओपन बाइनरी, देखो ये एक एंजाइम है पूरा, इस दोनों को मिला के मान लो मैं एंजाइम मान लू, ये जब यहां लगेगा तो दो चीजें हुई, तो डीएनए भी बंद है, क्लोज बाइनरी, डीएनए खुल गया, ओपन बाइनरी, थोड़ा सा आरएनए बना, ओपन टर्नरी, तीन चीजें हैं। क्लियर? हाँ, अनवाइंड का मतलब होता है बेटा डीएनए को खोलना, अनवाइंड होता है ना, अनवाइंड। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं इलोंगेशन में, डीएनए को यहां से अनवाइंड करेंगे और यहां से, देखो डीएनए मान लो यहां खुला हुआ है,
मैं अगर इसे आगे बढ़ाऊंगा तो यहां से खोलना पड़ेगा और यहां से बंद करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो जरा, ये देखो, ये इलोंगेशन की स्लाइड, फिर हमने टर्मिनेशन बोला। तो टर्मिनेशन कैसे होगी कि जब टर्मिनेटर रीजन के पास ये पहुंचेगा तो यहां से अब डीएनए खुलेगा नहीं, तो रो फैक्टर यहां बाइंड करेगा और इसको आरएनए को हटा देगा। देखो अब यहां से डीएनए खुलेगा नहीं, तो रो फैक्टर यहां बाइंड करेगा, इसको हटा देगा। तो जब ओपन टर्नरी में मतलब तीन चीजें हैं, एंजाइम है, डीएनए, आरएनए, और डीएनए खुला हुआ है, सबसे पहले आरएनए हटेगा तो ओपन बाइनरी आ जाएगा। बाइनरी मतलब दो, डीएनए खुला हुआ है, फिर डीएनए बंद है, क्लोज बाइनरी, फिर एंजाइम छोड़ देगा डीएनए को। हां, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, रो फैक्टर उसको रोकता है। ठीक है, क्लियर। हाँ बेटा, टर्नरी बोल रहे हो, टर्नरी को तीन कह रहा हूं, तुमको समझ नहीं आ रही? तीन, तीन कौन कौन? डीएनए, आरएनए और एंजाइम, तीन चीजें। ओपन मतलब डीएनए खुला हुआ है, डीएनए खुला है तो आरएनए बन रहा है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओपन बाइनरी? ओपन बाइनरी मतलब मैंने कोई एक चीज हटा दी, क्या हटाया? आरएनए हटा दिया। अब मैंने क्या किया? क्लोज बाइनरी मतलब डीएनए बंद हो गया, एच बॉन्ड बन गया। बेटा ये सारे प्रोसेस देखो, रो फैक्टर ऑलरेडी वहां पर है, न्यूक्लियस में है, सिग्मा फैक्टर भी होता है। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से। एक सेकंड दो बेटा बस। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं आपको। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी संख्या ज्यादा होगी न्यूक्लियस में, प्रोमोटर की उसकी आरएनए पॉलीमरेज की, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, एक सेकंड दोगे, ठीक है। ये मेरे पास एक आरएनए पॉली, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, ये सिग्मा फैक्टर है, ये इसके साथ जुड़ा, इसको एक साइट पर लगाकर आ गया। साइट पर कहां लगा के आ गया? ट्रांसक्रिप्शन कर मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये इसको वहां लगाकर आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसने उसको वहां लगा दिया। आप समझो ध्यान से, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सिग्मा फैक्टर की जो नंबर होता है, समझो इस बात को बेटा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास मान लो एक आरएनए पॉलीमरेज है, सिग्मा फैक्टर यहां लगा, इसको कहीं काम कराने के लिए लगाकर आ गया। फिर उसने क्या किया? दूसरे आरएनए पॉलीमरेज को लिया और उसको कहीं और लगाकर आ गया ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। फिर क्या हुआ? वो तीसरे आरएनए पॉलीमरेज को लेगा और उसको कहीं और लगा के आ जाएगा। इसका मतलब सिग्मा फैक्टर का नंबर आरएनए पॉलीमरेज के नंबर से कम होता है। टोटल आरएनए पॉलीमरेज अगर 1000 है तो सिग्मा फैक्टर 100 ही होते हैं। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है? वो आरएनए पॉलीमरेज पर के साथ ऐसे अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है, उससे स्टार्ट करवा के अपना वापसी आ जाता है, फिर किसी और को उठाकर कहीं और लगा के आ जाता है। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इस सिग्मा फैक्टर को कौन कंट्रोल करता है? बाहर से कुछ हॉर्मोन्स के एक्शन होते हैं जो चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बने, तो वो सिग्मा फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। और सिग्मा फैक्टर को कहते हैं मुझे ये प्रोटीन चाहिए, तो कहता है ठीक है, ओके। तो वो क्या करता है? इसके साथ जुड़ता है और उसको वो आरएनए बनवाने के लिए वहां लगा के वापसी आ जाता है। फिर कहता है कहीं से और से सिग्नल आया, मुझे ये प्रोटीन चाहिए, तो कहता है ठीक है, वो किसी और आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ेगा, लगा के आ जाएगा। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता वो क्या बना रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। और किसके थ्रू कंट्रोल कर रहा है? प्रमोटर के थ्रू। अगर मैं किसी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रमोटर खराब कर दूं या मैं सिग्मा फैक्टर में म्यूटेशन ला दूं, इस वजह मतलब मैं ऐसी जीन में म्यूटेशन ला दूं जो सिग्मा फैक्टर बनाता है, तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आप अपने दिमाग को समझो बेटा, रिसर्च ऐसे ही चलती है कि बाहर से, सेल के बाहर से सिग्नल आता है हॉर्मोन्स के थ्रू। हार्मोन ने बोला आप ये प्रोटीन बनाओ, तो सिग्मा फैक्टर ने कहा ओके,
उसने पकड़ा आरएनए पॉलीमरेज को, वहां लगा के आ गया जब प्रोटीन बनानी थी, वो बना रहा है अपना, इलोंगेट कर रहा है, जहां टर्मिनेटर आएगा अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने कहा कि ठीक है मुझे इस प्रोटीन की जरूरत है, तो सिग्मा फैक्टर ने इसको पकड़ा और वहां लगा के आ गया। इस तरीके से टोटल कंट्रोल चलता है सेल के अंदर। तो मेरे पास बेटा, मेरे पास सिग्मा फैक्टर को कौन बोलता है, सिग्मा फैक्टर को कौन बोलेगा, जरूरत, सेल की जरूरत, वो बताएगी कि क्या प्रोटीन बनानी है, और सिग्मा फैक्टर कंट्रोल करता है प्रमोटर के थ्रू। अगर किसी वजह से म्यूटेशन प्रमोटर में हो जाए, जिस वजह से सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को पहचान नहीं पा रहा है, तो आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेंगी जो चाहिए। इसका मतलब म्यूटेशन इन प्रमोटर रीजन एंड म्यूटेशन इन जीन विच फॉर्म सिग्मा फैक्टर विल बी वेरी लीथल फॉर सेल। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। जरूरत पूछ रहा है कौन है, जरूरत बेटा तेरे सेल की जरूरत, तेरे को आज इंसुलिन का लेवल कम करना है, तो उसके लिए मान लो कुछ बनाना पड़ेगा ना प्रोटीन, वो है। क्लियर है? अरे समझ आ गया? ये जरूरत कौन है बेटा, जरूरत है, जरूरत ही है, कुछ स्पेशल चीज है? ये जरूरत ही तो है, जो मतलब मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो, है ना, एक एग्जाम एक जरूरत है। ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है कि आपको किस तरीके से टॉपिक को सीखना है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, हाँ, इसका मतलब इलोंगेशन वाले को नहीं पता उसको क्या बनाना है, ये लिखवा दूं? नहीं, ये लिखवाने वाला पॉइंट नहीं है, ये तो सिर्फ समझने वाला पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए मैं क्या बता रहा हूं। ये तो नहीं लिखवाऊंगा मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खुद लिखेंगे। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलूंगा अब। ठीक है, सुन लो ध्यान से, देखो, द नंबर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज लेसर देन नंबर ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज एंड उसको क्या करेगा, उसको अटैच कर देगा एट प्रमोटर रीजन। ठीक है, उसके बाद वो मूव करेगा और दूसरे आरएनए पॉलीमरेज को लेके दूसरे प्रमोटर पे लगाएगा। यही काम होता है सिग्मा फैक्टर का। क्लियर है? और ताकि पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जीन्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर एंड प्रमोटर रीजन। क्लियर? हाँ, उल्टा बोल दिया? क्या उल्टा बोल दिया? आरएनए पॉलीमरेज बेटा, आरएनए पॉली, अच्छा ठीक है, तुम कर लेना ना खुद से। नहीं, ये लाइन नहीं लिखी हुई है। दिस इज बेटा, आपको ये लाइन नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, पर ये लिखा हुआ है कि प्रमोटर से हम कंट्रोल करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं सुन लो ध्यान से। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को लेता है और प्रमोटर रीजन पर लगाकर इनिशिएशन करा के वापसी आ जाता है, फिर दूसरे आरएनए पॉलीमरेज को कहीं और लगाकर वहां पे स्टार्ट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? अरे समझ आ गई, पहले वो छोड़ो, तुम समझ आ गई? हाँ पढ़ लो ना यार, क्या हो गया, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। लीथल बेटा बहुत डेंजरस। ठीक है, एक्सॉन नहीं पढ़ाया मैंने अभी कुछ, चलो आगे चलो। ये हो गया तुम्हारे पास स्टेप्स। आ जाओ जरा टाइप ऑफ आरएनए की बात करेंगे। जल्दी करो बेटा, देखिए जरा, टाइप ऑफ आरएनए की बात करने वाले हैं अब हम। जल्दी से। अरे बता दिया, इतना बहुत है यार, टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका। देखो बेटा, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन चली है, उससे आरएनए बना है, तो हमारे पास क्या होता है, हम सेल के अंदर टाइप ऑफ आरएनए की बात करते हैं कि किस किस तरह के आरएनए जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए। तो डीएनए का तो एकमात्र काम होता है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब फोकस करो बेटा, मैं टाइप ऑफ आरएनए बताने जा रहा हूं। बेटा इन तीनों का आगे क्या होगा, ये प्रोटीन ये आरएनए बनाते रहते हैं। आरएनए न्यूक्लियस में बनता ही रहता है और वो आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता है। ये अपना जो भी इनको आरएनए बोलेंगे ये बनाते रहेंगे। आप फोकस करो, आप टाइप ऑफ आरएनए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो आप। ठीक है, अब उस पर आ जाओ आप फटाफट से। ठीक है,
टाइप ऑफ आरएनए एक टॉपिक है। तो देखो आपको क्या होता है कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, डीएनए हमारे पास जो डीएनए सेल के अंदर होता है वो एक ही टाइप का होता है, मतलब टोटल एक डीएनए है जिसमें इंफॉर्मेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में जो डीएनए है उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन मतलब ATGC का एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक इंफॉर्मेशन है टू मेक आरएनए। तो डीएनए के पास तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, पर आरएनए जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल। तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ आरएनए होते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रोल, जो डीएनए से बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल मेरे पास अलग अलग टाइप के आरएनए हैं। सबसे पहले टाइप का जो आरएनए है दैट इज, हम लिख रहे हैं यहां पर आरआरएनए। आरआरएनए शब्द का मीनिंग समझो पहले। आरआरएनए शब्द का मीनिंग समझो। आरआरएनए के का मीनिंग है राइबोसोमल आरएनए। ऐसा आरएनए जो किसका पार्ट है, राइबोसोम का पार्ट है, उसे हम आरआरएनए कहते हैं। आप समझो ध्यान से, देखो सभी तरह के आरएनए प्रोटीन बनाने को लेकर काम करेंगे, वो हम देखेंगे, पर मेरे पास फंक्शन को लेकर डीएनए से बनने वाले आरएनए अलग अलग टाइप के होते हैं। डीएनए का एकमात्र काम है आरएनए बनाना, पर जो फंक्शन को लेकर अलग अलग टाइप के आरएनए बनते हैं। तो सबसे पहले टाइप का आरएनए मेरे पास राइबोसोमल आरएनए है, जो कैसे काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट। कैसे काम करेगा बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। आपको बेटा एक चीज पढ़ाई गई थी क्लास 11th में, अगर आपको लाइन नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूं अब याद कर लो। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट फ्यू आरएनए एक्ट एज एंजाइम। सभी तरह के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कुछ आरएनए को छोड़ के। उसमें से जो आरएनए की हम बात करते हैं वो कौन से आरएनए होते हैं, सम आरएनए, मतलब सम राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। सारे नहीं, सम राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। एक्ट एज कैटलिस्ट। तो हम ये आरएनए डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ अभी हम शॉर्ट में उनके रोल जरूर बताएंगे। एंड स्ट्रक्चरल रोल भी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल रोल? स्ट्रक्चरल रोल का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक बुक है, उस बुक के बाहर एक हार्ड कवर लगा हुआ है, उस कवर पे इंफॉर्मेशन भी लिखी है, तो दैट इज उसका एक रियल रोल कि हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ रहे हो, जो गत्ता बाहर एक कवर लगा रहता ना, हार्ड बुक बाइंड कराते थे, तो दैट इज स्ट्रक्चरल रोल। तो कहीं ना कहीं राइबोसोमल आरएनए दो काम करता है, कुछ जगह वो कैटलिस्ट का काम करता है और कुछ जगह उसका स्ट्रक्चरल रोल होता है, मतलब जो चीज होती है उसका स्ट्रक्चर बनाता है। ये राइबोसोमल आरएनए कहां मिलता है, राइबोसोम में मिलता है। तो ये पहले टाइप का आरएनए हो गया। दूसरे टाइप का आरएनए होता है बेटा मेरे पास आरआरएनए के बाद हम लिखते हैं टीआरएनए। व्हाट इज टीआरएनए? टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, इसकी खास बात क्या है, टीआरएनए की खास बात क्या है, जरा देखते हैं एक बार, जरा कुछ चीजें देख लेते हैं बेटा। टीआरएनए की खास बात क्या है आप समझने की कोशिश करना। ये क्या करता है, ये रीड करता है कोड, रीड कोड ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए का कोड कौन रीड करता है, ये, एंड ब्रिंग अमीनो एसिड, ब्रिंग अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब क्या हुआ अभी बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं बेटा। ये चीज लाइन थोड़ा सा मुश्किल लगेगी आपको, तो देखो मैं कैसे समझा रहा हूं आपको। मान लो आपके पास, क्योंकि बेटा ये हम लोग कई बार करते हैं, बच्चों को थोड़ा प्रोसेस बताना पड़ता है हमें। ये मान लो, ये देखो, ये मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था हमारे पास, दिस वॉज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस था। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस था। हमने क्या किया है, ध्यान से समझना तो आपको समझ आ जाएगा। इस न्यूक्लियस में हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है। तो इस डीएनए से एक आरएनए बनता है, एक आरएनए बनता है, ये बन गया। मान लो दिस इज आरएनए, ठीक है। उस आरएनए की हमने मॉडिफिकेशन करी। ये जो आरएनए था ये थोड़ा अलग टाइप का था,
ये आरएनए जो था बेटा थोड़ा अलग टाइप का था ऐसा, इसकी हमने मॉडिफिकेशन करी, मॉडिफिकेशन करके हमने एक प्रॉपर आरएनए बना लिया ये, ठीक है। तो इस आरएनए का नाम हमने क्या रखा, समझना ध्यान से, इसका नाम हमने रखा एचएनआरएनए, और उसकी मॉडिफिकेशन के बाद एमआरएनए बना है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं डीएनए से एचएनआरएनए बना है और उसकी मॉडिफिकेशन करके एमआरएनए बन गया। अब ये एचएनआरएनए क्या होता है अभी देखेंगे। हमने इस एमआरएनए को बाहर ले लिया, हमने कहा कि ये एमआरएनए बाहर आ गया, तो मैं पूरी बातें लिख भी रहा हूं यहां पर कि फ्रॉम डीएनए, ध्यान से देख लो बेटा, फ्रॉम डीएनए मेरे पास एचएनआरएनए बना है, एचएनआरएनए फॉर्म, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। अब वो मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे क्या होती है, उससे एमआरएनए बन जाता है। मैंने एचएनआरएनए से क्या बना लिया, एमआरएनए बना लिया। उस एमआरएनए को जो न्यूक्लियस में था उसको मैं कहां ले आया, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ले आया, क्योंकि मुझे प्रोटीन बनानी है, तो मैंने उसको साइटोप्लाज्म में ले आया। ध्यान से देखना बेटा, दिस इज एमआरएनए जो साइटोप्लाज्म में है। अब इस एमआरएनए पर कोड है मेरे पास, इस तरीके से कोड लिखा हुआ है, इस तरीके से क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है ऐसे, और मेरे पास इस पर ये राइबोसोम ऐसे लग जाता है। तो ये राइबोसोम है जो एमआरएनए पर अटैच होता है, और इस कोड को रीड कौन करता है, ये रीड करता है। एक ऐसा आरएनए और होता है जो टीआरएनए कहलाता है, दिस इज टीआरएनए। ये क्या करता है, इस कोड को रीड करता है, क्योंकि उसके यहां पर अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा, यू ए सी है यहां पर, तो ये कोड को रीड करता है। साथ में इसके 3' एंड पर यहां अमीनो एसिड जुड़ा रहता है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक स्पेशल टाइप का आरएनए होता है जिसे टीआरएनए कहते हैं। टीआरएनए पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ रहता है और वो यहां जाकर अटैच होता है और वो इस कोड को रीड करता है। तो आप क्या क्या बात सीख रहे हो, एक बार सीखो, कोशिश करो सीखने की। देखो क्या कह रहे देखो, एक मिनट बेटा, हमारे पास डीएनए है, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, नाम बताऊंगा पूरा क्या होता है। उस एचएनआरएनए से हम एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर, आप समझ रहे हो इस बात को। डीएनए से हमने एचएनआरएनए बनाया और वहां से हमने बनाया एमआरएनए। उस एमआरएनए को हम बाहर ले आए, बाहर लाने के बाद उस पर राइबोसोम लगाकर प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कौन लाएगा, टीआरएनए, और वो साथ के साथ कोड रीड करेगा। क्यों कोड रीड करेगा, किस पे कोड है, इस एमआरएनए पर कोड होता है बेटा। कोड का मतलब एक क्या, कौन सी अमीनो एसिड जोड़ना है, इसके लिए इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको कहता हूं आपके पास अल्फाबेट्स हैं AGPQRST, पर उनको किस सीक्वेंस में जोड़ोगे तभी तो वर्ड्स बनेंगे। उन अल्फाबेट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ते हो तब वर्ड बनते हैं। क्लियर है? तो उसी तरीके से आप अमीनो एसिड को कैसे जोड़ना है ये एमआरएनए बताता है। तो मैंने बोला आपको कि डीएनए से एचएनआरएनए बनता है, इसको हम पढ़ेंगे क्या होता है। एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए को आप क्या करते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में उस पर राइबोसोम लगाकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इस राइबोसोम में आरआरएनए होगा और टीआरएनए का काम है इस कोड को रीड करना। कोड किस पर है, एमआरएनए पर, और अमीनो एसिड लेकर आना। तो यही चीज हम अब रोल में लिख रहे हैं। क्लियर है बेटा? बोलो क्या यूटीसी होगा भाई, एयूजी के अपोजिट क्या होगा, यूएसी होगा ना। अरे भाई ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए है, आरएनए आरएनए होगा ना। बताओ जल्दी, अरे बोलो, आ गया समझ? एक सेकंड तो पानी पी ले। हाँ बेटा, बेटा स्ट्रक्चरल का मतलब बताता हूं आपको। कुछ चीजें स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं, स्ट्रक्चर मतलब उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? अभी डिटेल पढ़ेंगे इसकी, ये शॉर्ट में बताया कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हम, है ना, ये शॉर्ट में बताया। हाँ
देखो मैं फिर रिपीट कर देते हैं आपको, डीएनए हमारे पास कई प्रकार के आरएनए बनाता है। एक आरएनए राइबोसोम का पार्ट होता है, उसे आरआरएनए कहते हैं। एक आरएनए जो प्रोटीन बनाता है वो पहले ऐसी फॉर्म में बनता है जिसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। उस एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनता है, ठीक है। उस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में लाते हैं, उस पर राइबोसोम अटैच करते हैं। टीआरएनए उस कोड को रीड करता है जो एमआरएनए पर है और साथ में अमीनो एसिड लेकर आता है, ठीक है। हार्ड क्यों लग रहा है बेटा? हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि शॉर्ट में बताया, डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हम इन सब तरह के आरएनए के नाम पढ़ने वाले हैं, सभी तरह के आरएनए के नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई मोहसिन, टफ चैप्टर नहीं होता, टफ सोच होती है हमारी। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि हम जितना डरते हैं चीजों से उतनी टफ होती नहीं है। हमें बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, ठीक है। कोशिश करने की नीड होती है। हमें भी नहीं शायद आता था कभी जेनेटिक्स, हमें भी पता है ये बात को, तो मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके साथ, आप भी मेहनत करो, है ना। सिर्फ इतना कह सकते हैं, और फिर मान लो आपसे और क्या कर सकते हैं, जितनी हेल्प होगी पॉसिबल। इसकी भी वर्कशीट दी जाएगी, सब कुछ, लेकिन आपको और एफर्ट इंक्रीज करना है। चलो देखें एक बार, आ जाओ जरा। मैं क्या कह रहा था, देखो मैंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले कौन सा आरएनए? आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, जो किस प्रकार से काम करता है? एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। कैसे काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और उसका कुछ स्ट्रक्चरल रोल भी है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और हमारे पास क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल रोल भी है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर? कहीं ना कहीं वो किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो हमने यहां पर लिखा है कि आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और वो स्ट्रक्चरल रोल है। क्या है? स्ट्रक्चरल रोल। तो हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा? टीआरएनए, जिसे हमने ट्रांसफर आरएनए लिखा है, जो रीड करेगा कोड किस पे? एमआरएनए पर। जो एमआरएनए पर कोड रीड करेगा और साथ में अमीनो एसिड लाएगा। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा मेरे पास एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए की फुल फॉर्म है हेट्रोजीनस। एच का मतलब हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब जिसका आकार, साइज अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोटीन के हिसाब से। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये जो आरएनए होता है एचएनआरएनए, ये मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड इनटू एमआरएनए। ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? एमआरएनए में। मैं रिपीट कर रहा हूं, एचएनआरएनए मॉडिफाई हो जाता है किसमें? एमआरएनए में मॉडिफाई हो जाता है। और इस एमआरएनए पर क्या होता है बेटा? एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन होती है। एमआरएनए हैव इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। एमआरएनए पर क्या होती है? इंफॉर्मेशन टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं दो आरएनए और बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं पर। एक है बेटा एसएनआरएनए। एसएनआरएनए क्या है? पूरा नाम है उसका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अच्छा, इनका क्या काम होता है? ये अलग से होते हैं बेटा, ये अलग से होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जो मैंने मॉडिफिकेशन लिखी है ना, कि एचएनआरएनए को मॉडिफाई करते हैं एमआरएनए में, तो इनका रोल ये होता है, रोल इज टू हेल्प इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन किसकी? मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए इनटू एमआरएनए, जिस प्रोसेस का नाम है स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? नोन एज स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या है आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, तो आपको भी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, मैं इनके सबकी डिटेल पढ़ा रहा हूं, आपको सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इन आरएनएस को डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। फिफ्थ मेरे पास है एससी आरएनए। एससी आरएनए को कहते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसको भी हम बताएंगे बेटा डिटेल में, अभी थोड़ा सा जरूर बताएंगे। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए कहते हैं। एक स्टोरी बताएंगे छोटी सी कि किस तरीके से प्रोटीन बनने के बाद कहां जाती है, उसमें इसको हम आपको एक बार बताएंगे, एससी आरएनए को, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए को। तो टोटल आपके सिलेबस में 5 टाइप के आरएनए पढ़ने हैं। एक पढ़ना आपने आरआरएनए, इससे स्टार्ट कर रहा हूं मैं समझाना। उसके बाद आपने पढ़ना है टीआरएनए, उसके बाद आपने पढ़ना है एचएनआरएनए, और उसके बाद फिर बाकी के ये पढ़ने हैं, ठीक है।
तो मैं इनमें से मेनली स्टार्ट कर रहा हूं आरआरएनए से। हमने सिर्फ अभी तक नाम लिखा था, अब डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं इनकी। क्लियर है बेटा? हाँ, डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, रोल ऑफ एचएनआरएनए बोल तो रहा हूं। एचएनआरएनए को मॉडिफाई करके एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक बार याद करो जल्दी से भाई, जल्दी से याद करो। एसएनआरएनए बेटा फुल फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए टीआरएनए का नाम है। एसएनआरएनए बेटा, एसएन, एसएन 5S नहीं है, एसएन है, एसएन। क्लियर? अभी नाम बताए हैं, अब डिटेल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बच्चे एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ये सारा मिल जाएगा आपको, अभी देखते जाओ। एससीआरएनए बताया तो रोल बताऊंगा जब प्रोटीन बना लेंगे हम। चलें यहां एक बार, देखो आपको क्या क्या बताना अलग से। स्प्लाइसिंग का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बनाया जाता है ये बताया जाएगा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, आरआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, एससीआरएनए क्या होता है, कैसे काम करता है, ये डिटेल बता रहे हैं। चलें आगे, चलो प्लीज ध्यान से सुनो बेटा। है एनसीईआरटी में है बेटा। ये सिर्फ मैंने टाइप बोली है, आपको नाम याद करो ना इनके, अभी तो मैंने कुछ डिटेल पढ़ाई भी नहीं। मैं सबसे पहले आपको आरआरएनए बता देता हूं, पहले सुन लो ध्यान से तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज आरआरएनए। अगर सुनोगे तो ध्यान से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार जरा फर्स्ट आरएनए देख लेते हैं, जिसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, आरआरएनए, जिसको हम लिख रहे हैं आरआरएनए। फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। सेल के अंदर सबसे ज्यादा यही आरएनए मिलता है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए। एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी पूरी बात को समझाने के लिए, एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जरा ध्यान से देखना मैं क्या बनाने वाला हूं। मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ये दिस इज वन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है मेरे पास। ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं यहां पे। मेरे पास ये न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज न्यूक्लियस। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बीच में ये गैप जो होते हैं ना, ये गैप, दिस गैप इज न्यूक्लियर पोर। सबको पता है न्यूक्लियर पोर वो जगह होती है जिससे चीजें मूव करती हैं साइटोप्लाज्म से इसके न्यूक्लियस के अंदर, और वहां से फिर बाहर भी जाती हैं। अब जरा देखो मैं क्या बना रहा हूं यहां पे। नाउ दिस इज डीएनए जो मैंने यहां पर बनाया, ये डीएनए मैंने यहां पर बनाया। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं यहां पे। मेरे पास क्या होता है, ये डीएनए का वो रीजन, फोकस करना बिल्कुल ध्यान से समझ के। ये न्यूक्लियस बनाया, ये डीएनए बेटा, दिस इज डीएनए। डीएनए का एक रीजन होता है जो हो सकता है एमआरएनए बनाता हो, डीएनए का दूसरा रीजन हो सकता है टीआरएनए बनाता हो, ये हो सकता है एमआरएनए बनाता हो, यहां से एमआरएनए बनता हो। लेकिन मेरे पास डीएनए का एक ऐसा रीजन होता है, डीएनए देखो इस जगह पे, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। आप ध्यान से समझ लो क्या है न्यूक्लियोलस, क्या होता है। न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इन डीएनए, स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जहां का डीएनए डीएनए एट दिस प्लेस, डीएनए एट दिस प्लेस ओनली फॉर्म आरआरएनए।
तो नीट का एक क्वेश्चन और बन गया आपके पास। क्या बन गया? दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोलस। यहां का ये जो डीएनए है ये वाला, वो सिर्फ कौन सा आरएनए बनाएगा? वो बनाएगा सिर्फ आर आरएनए। उसने क्या बनाया? सिर्फ आर आरएनए बनाया। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? उसने सिर्फ आर आरएनए बनाया। तो मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यह समझना है कि डीएनए जो होता है ना बेटा मेरे पास, मान लो मैं न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपके लिए, यहां पर न्यूक्लियस को हल्का सा बड़ा करते हुए आपको यहां पे दिखा रहे हैं, देखेंगे सब बच्चे। देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा है कि मेरे पास डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए एमआरएनए बना सकता है, टीआरएनए बना सकता है, एमआरएनए की जगह एचएनआरएनए लिख सकता था मैं। एचएनआरएनए बना सकता है, टीआरएनए बना सकता है, और कौन सा आरएनए बना सकता है? आरआरएनए बना सकता है। मतलब यह हुआ कि मेरे पास डीएनए न्यूक्लियोलस वो जगह होती है, जैसे दिस रीजन इज न्यूक्लियोलस, दिस वन इज न्यूक्लियोलस, ये वो जगह होती है जहां पर सिर्फ आरआरएनए बनता है। तो ये जो मैंने आरएनए बनाया, दिस वन इज आरआरएनए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझ में आना चाहिए कि इन यूकैरियोटिक सेल आरआरएनए synthesize in specific region known as न्यूक्लियोलस। किस जगह बनेगा? न्यूक्लियोलस। क्लियर है बेटा? क्लियर? हां, आपको यह समझ में आनी चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने की एकमात्र जगह जो है वो क्या है? न्यूक्लियोलस है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है बेटा? थोड़ा सा डायग्राम को और बेटर करते हैं आपके लिए, ठीक है? मैं दोबारा बनाता हूं, इसको दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा साफ बनाएंगे ताकि आपके लिए क्लियर हो। देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से बना देंगे। ये मान लो न्यूक्लियस है, थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा बनाते हैं, ठीक है? क्लियर? नहीं कोई बात नहीं बेटा। मेरे पास मान लो ये डीएनए है। अब पूरी बात समझ पाओगे इसलिए जरूरी है। ये देखो, हो सकता है इस वाले डीएनए से मेरे पास एचएनआरएनए बन रहा हो, इस वाले से टीआरएनए बन रहा हो, लेकिन ये वाला जो जगह है यहां से सिर्फ क्या बन रहा है? यहां से मेरे पास बन रहा है ये, दिस इज आरआरएनए। आप समझना ध्यान से। तो इस जगह को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस दे दिया। क्या दे दिया? न्यूक्लियोलस। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इस डीएनए से मैंने आरआरएनए बन लिया। आपको बेटा आज कम से कम 5-7 क्वेश्चन का डाटा बता रहा हूं यहां पे, सुनो ध्यान से। देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या मतलब आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, राइबोसोम की सब यूनिट होती है। होता क्या है कि प्रोटीन हमारे पास साइटोप्लाज्म में बनती है, प्रोटीन हमारे पास साइटोप्लाज्म में बनती है। तो कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बन के इस न्यूक्लियस के अंदर जाती है। न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ प्रोटीन्स हैं, देखना ध्यान से। ये प्रोटीन्स यहां से बन के अंदर चली गई, और आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की सब यूनिट बनाते हैं। मतलब मेरा ये कहना, ये बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे मान लो ये राइबोसोम की 2 यूनिट है, एक छोटी और एक बड़ी। तो जब ये जुड़ते हैं, देखना, जब ये जुड़े हुए हैं तो इसे मैं एटीएस कह रहा हूं, एटीएस कह रहा हूं। ये सब यूनिट कैसे होती है? एक 60S होती है और एक मेरे पास 40S होती है। होता रियल में क्या है कि सब यूनिट, ये प्रोटीन है मेरे पास, होता रियल में क्या है कि ये प्रोटीन अंदर जाती है और प्रोटीन के साथ आरआरएनए मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम की सब यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, इसको समझो ध्यान से। दिस इज अगेन अ कंप्लीट राइबोसोम। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, वन इज
आर आरएनए, अनदर इज प्रोटीन। तो आर आरएनए तो न्यूक्लियस में बना दिया, प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में ही बनेगी। तो साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन बन के अंदर आती है न्यूक्लियस पे, वहां दोनों को जोड़ के राइबोसोम की 40s सब यूनिट बना दी। ऐसे राइबोसोम की मैंने कौन सी सब यूनिट बना दी? दिस इज प्रोटीन, दिस इज आर आरएनए, 60s बना दी। दोनों सब यूनिट को न्यूक्लियस से निकाल के बाहर लाऊंगा साइटोप्लाज्म में, और मैग्नीशियम Mg+2, पेज नंबर 196, क्लास 11th मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पर चेक करना असेंबली ऑफ राइबोसोम के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, Mg+2। तो मैंने आपको यह समझाया कि यह प्रोटीन है जो बाहर से अंदर गई, ये आर आरएनए मैंने बना रखा था, दोनों को जोड़ा तो राइबोसोम की सब यूनिट बन गई, राइबोसोम की सब यूनिट बन गई। ऐसे ही मैंने एक और सब यूनिट बनाई, वो दोनों कहां बनी? न्यूक्लियस के अंदर। दोनों बाहर आई, और बाहर आने के बाद जब जुड़ी तो कंप्लीट राइबोसोम बना। तो कंप्लीट राइबोसोम कब बनता है? कब बनता है? साइटोप्लाज्म में। तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेकर कि राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है, राइबोसोम की सब यूनिट जिसका नाम क्या है, 60s एंड 40s, synthesize in nucleus, basically nucleus में, and come out from nuclear pore and combine to form complete ribosome। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। मैं रिपीट करूंगा अभी, क्लियर? ठीक है, फिर रिपीट करूंगा, फिर से सुन लो ध्यान से। देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। दीज आर आरएनएस, ये आरएनए है जो कहां बन रहे हैं? न्यूक्लियस में। और मुझे क्या करिए, मैंने प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स मूव करी अंदर, प्रोटीन मूव करी, क्योंकि प्रोटीन बनती तो साइटोप्लाज्म में। इनसे जब मैंने इनके आरएनए जोड़े साथ में, तो मेरे पास राइबोसोम की सब यूनिट बनी है। आप समझो ध्यान से, राइबोसोम क्या होता है? दो सब यूनिट का बनता है। एक मेरे पास स्मॉल सब यूनिट होती है, और एक मेरे पास क्या होती है? लार्ज सब यूनिट होती है। स्मॉल और लार्ज दो सब यूनिट होती है। जब मैं दोनों सब यूनिट को जोड़ देता हूं, दोनों को जोड़ता हूं, तो कंप्लीट राइबोसोम बनता है। और कंप्लीट राइबोसोम बनाने के लिए मुझे किस मिनरल की आवश्यकता है? मैं लिखूंगा Mg+2 चाहिए, Mg+2 चाहिए। असेंबली, एनसीईआरटी लिखती है मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ या असेंबली ऑफ राइबोसोम, जहां मिनरल न्यूट्रिशन में रोल ऑफ मिनरल लिखा है ना, उसका Mg का रोल लिखा होगा 196 197 मिनरल न्यूट्रिशन एनसीईआरटी में, है ना। तो इनको जोड़ोगे तो ये बनेगी पूरा राइबोसोम। तो आपसे अगर कोई पूछे कि राइबोसोम असेंबल कहां होता है, आप कहोगे साइटोप्लाज्म। राइबोसोम की सब यूनिट कहां बनती हैं, आप कहोगे कहां पर? न्यूक्लियस में। क्लियर है बेटा? बताओ, ठीक है, समझ आया? बताओ जल्दी। 6:55 का टाइम है बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? 6:55 का टाइम है हमारा ना ऑफ करने का। नहीं, टाइम नहीं देखना बेटा, आपको बता रखा है मैंने, ये तो मुझे भी पता है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ जल्दी। ठीक है बेटा, 60 + 40 100 नहीं होता, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये तो नहीं पूछो। क्लियर? तो आपको क्या क्या पॉइंट आने चाहिए, सुन लो ध्यान से। लास्ट पॉइंट्स जो हैं आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन न्यूक्लियोलस सिंथेसिस ऑफ आर आरएनए अकर, लास्ट टू लास्ट ईयर का शायद पेपर में देखना, ये आपको आ जाएगा अकर। ठीक है, असेंबली, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो, आर आरएनए कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म, मैं लिख देता हूं, फॉर्म राइबोसोम की सब यूनिट। ठीक है, 40s एंड 60s सब यूनिट। ठीक है,
आरआरएनए कहां जाता है बेटा? राइबोसोम की सब यूनिट में आरआरएनए प्रोटीन दोनों है, ठीक है, क्लियर? हाँ, 40 सब यूनिट कम आउट फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, और तभी जुड़ते हैं कंबाइन ओनली व्हेन दे नीड टू, दे रहा होमवर्क भाई, दे नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, तभी जुड़ेंगे जब प्रोटीन बनानी है, इन प्रेजेंस ऑफ Mg+2, Mg+2 की प्रेजेंस में, ठीक है, दे रहा हूं बेटा होमवर्क, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, डाइवेलेंट Mg+2 हो गया ना, ठीक है, क्लियर है ना, ये बात आपको आ गई समझ। अब बस मुझे क्या करना है, इन राइबोसोम को आपको बताना है। देखो ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ये ऐसे राइबोसोम है, मान लो दिस इज नोन एज 70S, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ध्यान से देखना आप, अब काम की चीज सुनो जहां से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में होता है। 80S राइबोसोम कहां होता है? ऐसा बना हुआ, ये यूकैरियोट्स में होता है। अब किसी भी राइबोसोम में दो चीजें होती हैं, देखना ध्यान से, दिस इज प्रोटीन, एक तो प्रोटीन्स होती हैं और उसके साथ साथ आरएनए होता है। उसके साथ साथ क्या होता है? ये आरआरएनए होता है। आप समझो ध्यान से, सभी प्रकार के राइबोसोम की सब यूनिट में क्या क्या चीजें होती है, मैं बना रहा हूं ऐसे ऐसे प्रोटीन होती हैं और उसके साथ साथ बेटा क्या होता है? आरआरएनए होता है ऐसे, दिस इज आरआरएनए, और साथ में क्या होती है? प्रोटीन होती हैं। ये 70S के लिए बोला, ये 80S के लिए बोला, तो इस तरीके से प्रोटीन और ऐसे आरआरएनए होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया। 70S की दो पार्ट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट होती है एक, स्मॉल सब यूनिट 70S की होती है 30S, और लार्ज सब यूनिट होती है बेटा, ये ऐड नहीं होता है सिंपल, वो होती है 50S। ऐसा नहीं कि इसको ऐड करके 80 कर दो। इसकी जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है? इसकी स्मॉल होती है 40S और लार्ज होती है 60S। अब ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। मेरे पास स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, देख लो ध्यान से। सबसे पहले देखो, ये हर एक सब यूनिट में प्रोटीन और आरआरएनए होगा, दिमाग में बिठाओ इस बात को, हर एक में प्रोटीन और आरआरएनए होगा, प्रोटीन भी होगी और आरआरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगी, आरएनए, प्रोटीन आरआरएनए सब में। तो 30S में कौन सा आरआरएनए है, कैसे याद करोगे ये देखो। 30S में कौन सा आरआरएनए कैसे याद करोगे, ये करना आपने। 30S में 16S आरआरएनए होता है। आप यहां 16 है तो इसकी स्मॉल सब यूनिट में 18 कर दो, याद करने का यही तरीका है, इससे थोड़ा ज्यादा कर दो इसमें। यहां पे 16 है और यहां 18 है। इसकी 50S सब यूनिट में आरआरएनए जो होते हैं, एक होता है 23S आरआरएनए और मैं लिख रहा हूं 5S आरआरएनए। इसमें 23 से थोड़ा ज्यादा कर दो, 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। जिनको दिक्कत हुई रिपीट करूंगा, सुनना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो ये राइबोसोम है पूरा कंप्लीट, इसकी ये सब यूनिट है, मान लो एक सब यूनिट है, तो इसमें ऐसे प्रोटीन होती है और अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, ये अलग अलग टाइप के आरएनए हैं। तो जो 30S सब यूनिट होती है उसमें एक ही टाइप का आरएनए होता है 16S। जो 50S सब यूनिट है उसमें दो टाइप के आरएनए हैं, इसमें एक टाइप का आरएनए, 23S और 5S। तो मेरे पास किसी भी राइबोसोम की सब यूनिट में प्रोटीन प्लस आरएनए होता है
और ये आरएनए कौन सा होता है? आर आरएनए होता है। तो प्रोटीन प्लस आर आरएनए है 18s आर आरएनए 28s 5 पॉइंट। तो हमने क्या समझाया आपको? हमने समझाया कि यूकैरियोट में राइबोसोम में 4 टाइप के आरएनए मिलते हैं, एक 18, 28, 5.8 और 5। इसमें मुझे कितने मिलते हैं? टोटल 3 हो गए, एक छोटी सब यूनिट में और 2 बड़ी सब यूनिट। ये टाइप दे रखी है बेटा। घर को चला जाए जिसको दिक्कत है। टाइम इज ओवर क्रॉसिंग। टॉपिक कंप्लीट करे बिना नहीं छोड़ूंगा क्लास। XYZ किसी की क्लास हो, उससे नहीं फर्क पड़ता मुझे। हाँ ठीक है, मुझे टॉपिक कंप्लीट करने से नहीं रोक सकता बेटा। वो तो हम लोग कोचिंग में नहीं छोड़ते थे वो तो। हाँ उसमें तो बेटा अलग ही लेवल का वो है। जो क्लास हमारी है तो उसमें जो तुम्हें शायद पता नहीं पैकेज बांटने वाले अटेंडेंस वाले आते थे वो बाहर ही खड़े हैं अभी, जब तक हम क्लास पूरी नहीं करेंगे, है ना? तुम्हें पता ही नहीं अभी इन बातों का तो। हाँ टॉपिक पूरा बताएंगे तभी छोड़ेंगे। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोशल भी है, हर तरह की इथिकल, कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसमें। ठीक है, पहले सुन लो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ, अगर जिन बच्चों को अजीब लगा, सिर्फ क्या अजीब लगा होगा सुन लो। किसी भी प्रकार के राइबोसोम में, ये रहा राइबोसोम, ये राइबोसोम है ऐसे, ये 2 सब यूनिट का बना होता है। हर सब यूनिट में प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारी और आरएनए होते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे आरएनए। ठीक है, क्लियर? सही है। प्रोटीन के नंबर काउंट करने होते हैं, नंबर बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, बात ये नहीं है ना, बात बीच में छोड़ेंगे फिर दोबारा उसको बताना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर एक राइबोसोम की सब यूनिट ये प्रोटीन की और आरएनए की बनी होती है। आप समझ रहे हो? प्रोटीन और आरएनए की। तो उनके नंबर याद करने हमने ऐसे कि ये देखो 30s में क्या है, 50 में क्या है, 40 में क्या है, 60 में क्या है, बस। ठीक है, होमवर्क सुन लो ध्यान से अपना बेटा, होमवर्क सुन लो। आपको क्या करना है, मैंने एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस का, आप उसको कंप्लीट करें जहां तक मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास कल है आपकी, कल तक उसको कंप्लीट करें, फिर हम आगे आपको उसके लिए देंगे। ठीक है बेटा? हाँ खत्म कर रहे हैं क्लास, ऐसा नहीं है आपको, अभी वो सारे बताएंगे। अभी सिर्फ मैंने आरएनए पढ़ाया आपको। ठीक है, पर आपको अगर मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा सर कि ये भी न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, तो 16s 23s 5s ये सब साइटोप्लाज्म में बनेंगे। ये कहां बनते हैं? साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होती है इनकी, ध्यान रखना। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है। काम की बात तो पूछते ही नहीं हो तुम। ठीक है, क्लियर? हाँ नहीं मुझे नहीं पता किसकी क्लास है आज 7 बजे, वो आप देखो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं अपना टॉपिक जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे बेटा कैसे छोड़ दें बीच में, ये बात है ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, हाँ जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं करेंगे हम बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? हाँ क्लियर, कल हम बाकी का टारगेट दे रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है चलो बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास सुनने के लिए, और प्लीज रिवाइज करना, कुछ चीजें मिस हो जाएं तो आपको।